आप सारे बखैर वफ़ियत होंगे। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो एंटीबायोटिक्स है, और मेनली एंटीबायोटिक्स के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, या जो हम जब एंटीबायोटिक को यूज़ करते हैं तो उससे जो मुज़र असरात जो हमारी सेहत के ऊपर आते हैं, तो मेनली आज हम इन चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको काइंडली सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें, ताकि जो मेरी नई वीडियो होगी वो आपको फर्स्ट प्लेस पे आपको जल्दी जल्दी नोटिफिकेशन आएगा और वो आप देख सकेंगे। तो सबसे पहले एंटीबायोटिक्स क्या है और ये कैसे अमल करती हैं हमारे खून में दाखिल होके, और इनके कितने टाइम में वो असर करती हैं और कब हमें लेनी चाहिए। कैसी ऐसी सूरतें हैं, कौन सी ऐसी सूरतें हैं कि जब हम एंटीबायोटिक्स को ले सकते हैं, और कौन से ऐसे मौके हैं कि जिनके ऊपर हमें लाजमी तौर पे डॉक्टर से बात करनी पड़ती है। ये आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम एंटीबायोटिक्स को देखें कि एंटीबायोटिक्स होती क्या है, ये ऐसी अद्वियात का ऐसा ग्रुप है जो जरासीमों के खिलाफ काम करते हैं। ये दो तरह से काम करते हैं, या तो ये जरासीम या जरासूमा जिसे कहते हैं आम अल्फाज में, उसको या तो मार देती है या फिर उसके खिलाफ आपकी कुव्वत मुदाफ़ियत को इतना ज़्यादा करती है कि आपका जो जिस्म है उसके खिलाफ एक ढाल की सूरत इख्तियार कर लेता है, और वो जो जरासूमा होता है वो आपको तकलीफ़ नहीं देता, और वो बीमारी आपकी जिसे हम इन्फेक्शन कहते हैं वो ख़त्म हो जाती है। सबसे पहली बात यह है कि एंटीबायोटिक आप तभी यूज़ करें जब आपको डॉक्टर ने दी है, और वो भी कि जब या तो एक ऑब्वियस किस्म की डायग्नोसिस है कि आपको गले की खराश है, फ्रेंजाइटिस जिसे आम रूटीन में हम कहते हैं, या अब तो काफ़ी मुल्कों में फ्रेंजाइटिस के लिए एंटीबायोटिक अब नहीं दी जाती। वो पैरासीटामोल के ऊपर आपको डाल देते हैं और आपका इम्यून सिस्टम खुद ही उसको इतना बूस्ट हो जाता है कि वो खुद ब खुद 8-10 दिनों में वो फ्रेंजाइटिस आपका रिजॉल्व हो जाता है। इसके अलावा उसके लिए आईवी लीफ एक्सट्रैक्ट और इस तरह की चीज़ें दे दी जाती हैं, जो कि ज़ाहिरी बात है वो एंटीबायोटिक तो नहीं है, वो आप नॉर्मली भी ले सकते हैं, कफ सिरप हो गया या कुछ इस तरह की चीज़ें। तो डॉक्टर जब देखेगा कि ये इसकी बीमारी, इसकी इन्फेक्शन रिजॉल्व नहीं हो रही, तो तब भी वो एक एंटीबायोटिक का आपको कोर्स रिकमेंड करेगा। उसके बाद वो या तो आपकी कोई ऐसी इन्फेक्शन है जो रिपीटेडली आप पैरासिटामोल और इन चीज़ों से आपकी वो कवर नहीं हो रही, तो उसको कवर अप करने के लिए वो फिर एंटीबायोटिक आपको देंगे। तो ये 3-4 ऐसी पॉइंट्स हैं कि जो होंगे तो तभी आप एंटीबायोटिक लेंगे। अदरवाइज अगर आप एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं तो फिर वही बात है, वो उसके साइड इफ़ेक्ट्स फिर आना स्टार्ट। साइड इफ़ेक्ट्स के ऊपर हम थोड़ी देर में अभी बात करते हैं। अभी चंद एक मज़ीद पॉइंट्स हैं जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, जो हमारे लोगों को बिल्कुल नहीं पता होते। एक डॉक्टर के पास जाते हैं, वो एक कोर्स एंटीबायोटिक का आपको दे देगा। अगर उसको आपको आराम नहीं आया तो आप जनाब दूसरे डॉक्टर के पास चले जाएंगे, और आप ये छुपा लेंगे कि जी मैं पहले ऑलरेडी एक एंटीबायोटिक का कोर्स कर रहा था, और हिस्ट्री आप पूरी नहीं उसे बताएंगे, तो फिर वो आपको एंटीबायोटिक दोबारा प्रिस्क्राइब कर देंगे। हालांकि ये होना चाहिए कि अगर आपने एक कोर्स लिया तो फिर एक मिनिमल टाइम के लिए आप देखें कि ये असर करती है या नहीं। ये नहीं होना चाहिए कि आप आज एक डॉक्टर के पास जा रहे हैं, कल दूसरे के पास, और रिपीटेडली आप मल्टीपल कोर्सेज ले रहे हैं एंटीबायोटिक्स के, तो वो फिर अल्टीमेटली वो सबसे बड़ी जो चीज़ है ड्रग रेजिस्टेंट या एंटीबायोटिक के खिलाफ वो कुव्वत मुदाफ़ियत आपकी फिर वो ज़ीरो कर देगा। तो एट द एंड ऑफ द डे हाई डोज के ऊपर जाना पड़ेगा। तो इसका ऐसे बिल्कुल कोई हल नहीं होता, और फिर आहिस्ता आहिस्ता करके एक पॉपुलेशन के अंदर, एक पूरे कम्युनिटी के अंदर एक ड्रग रेजिस्टेंट हो जाती है, तो फिर वो ड्रग ऑब्सलीट हो जाती है। और इंफॉर्मेशन के लिए सेप्ट्रॉन जो एंटीबायोटिक थी वो काफ़ी अरसे के लिए ऑब्सलीट हो गई थी, अब दोबारा से आ रही है, क्योंकि पहले कुछ अरसे के लिए सेप्ट्रॉन के खिलाफ इतनी ज़्यादा डेवलप हो गई थी रेजिस्टेंस के, अब दोबारा से वो आ रही है क्योंकि दूसरी ड्रग्स इतने अरसे में काम करती रही हैं। एंटीबायोटिक्स या तो टैबलेट फॉर्म में होगी, कैप्सूल होंगे या इंजेक्शन होंगे, या फिर आपकी कोई क्रीम आ सकती है जो आप स्किन के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। तो ये 3-4 फॉर्म्स हैं जो आई थिंक ट्रांसडर्मल पैच, अभी मुझे नहीं पता उसका शायद
स्लो रिलीजिंग आती है या नहीं। अगर आपकी कोई डोज मिस हो गई है एंटीबायोटिक की, तो आप जब आपको याद आए तब आप ले सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि आपका टाइम दूसरी के बिल्कुल यानी कि सुबह की आप लेना भूल गए और दोपहर 12 बजे आप डबल डोज कर रहे हैं, तो वो नहीं करना आपने। आप वो मिसिंग डोज को छोड़ दें और अगला अपना जो है ना आप साइकिल कंटिन्यू करते रहें। एक्स्ट्रा डोज ले लिया है तो फिर डेफिनेटली डॉक्टर के साथ बात करें कि एक्स्ट्रा डोज ले लिया है, क्योंकि उसके एडवर्स इफेक्ट वो भी जो कुछ चंद एक मिनट में हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, साइड इफेक्ट्स में देखिए जी, सबसे पहले जो कॉमनली जो साइड इफेक्ट्स हैं उनमें आपका बुखार आ जाता है। बुखार के साथ आपका जिस्म टूटना शुरू हो जाएगा, और जिस्म जब आपका टूटेगा तो आपको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी और इस तरह की चीज़ें साथ आ सकती हैं। इसके अलावा एक जो बड़ी कॉमन किस्म की जो बहुत आम एंटीबायोटिक का जो आप रिएक्शन इसे कह लें या आप इसको साइड इफ़ेक्ट इसका कह लें कि लोगों को डायरिया स्टार्ट हो जाता है। कहते हैं कि जी हमने फ़लानी एंटीबायोटिक ली है और अब मुझे जनाब डायरिया स्टार्ट हो गया, डिहाइड्रेशन हो गई है, यानी उसको उल्टियाँ भी स्टार्ट हो सकती हैं। तो ये एक ऐसी चीज़ है कि जब आपको सिम्टम्स आपके साइड इफ़ेक्ट के साथ आपको आना शुरू हो जाएं, तो फिर आप एंटीबायोटिक को स्टॉप कर दें। या तो आपकी डोज ज़्यादा है, या फिर आपका जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है उसके अंदर कोई प्रॉब्लम है। तो ये 3-4 चीज़ें हैं जो लाजमी तौर पे हमें देखनी चाहिए और डॉक्टर से पूछना चाहिए कि डॉक्टर साहब आप ये हमें एंटीबायोटिक दे रहे हैं, इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हमें बता दें कि खुदा न खास्ता अगर साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं तो हम क्या करें उस पे। तो आज के दिन में ये चीज़ इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है कि एंटीबायोटिक्स के बारे में जानना, और ख़ास तौर पे साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। क्यों कि ऑलरेडी एक पेंडेमिक सिचुएशन है, कोरोना है, आप एंटीबायोटिक लेते हैं, आपको खुदा ना खास्ता साइड इफ़ेक्ट्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, तो फिर आप क्या करेंगे? हॉस्पिटल जाने से तो रहे। तो उन सूरत हाल में आपको क्या करना है वो मैं जनरली मैं आपको बता देता हूँ कि एंटीबायोटिक्स के अगर साइड इफ़ेक्ट आते हैं तो आप एंटीबायोटिक को स्टॉप कर सकते हैं, उसको आप लेना छोड़ सकते हैं। लेकिन साथ में आपको ये लाजमी तौर पे डॉक्टर को भी बताना पड़ेगा, जी मैंने ये स्टॉप कर दिया है, तो मुझे आप इसके बरक्स अगर कोई दवाई देना चाहते हैं तो वो काइंडली हमें आप बता दें ताकि हम वो दवाई स्टार्ट कर लें। तो वो मेरा ख्याल है वो अच्छे तरीके से आपको गाइड करेंगे। अच्छा, इसके अलावा साइड इफ़ेक्ट्स में कि कपकपी तारी हो जाना। अच्छा, इसमें एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैं इंग्लिश के लफ्ज़ इसमें इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि इस्तेमाल इसलिए मैं कर रहा हूँ कि लोगों में अवेयरनेस आए और एक बीमारी को तशखीस करने का तरीका पता चल जाए, और जो जो चीज़ें इंटरनेशनली बैनुल-अक़वामी तौर पे जो लफ्ज़ यूज़ होते हैं उस चीज़ के लिए वो लोगों को पता चल जाए, ताकि एक इज्तमाही तौर पे हमारा माशरा एक उस लेवल पे आ जाए कि जब हम कहें कि हर बंदे को पता है यार कि फ़लानी बीमारी में ये चीज़ आती है और फिर हमने डॉक्टर के पास जाना होता है, ना कि हमने खुद ही एंटीबायोटिक लेना स्टार्ट कर देना शुरू कर देनी है। और पेंडेमिक सिचुएशन में आपका जबकि इम्यून सिस्टम के ऊपर हर बंदा ही बात कर रहा है, तो देखना चाहिए कि आप जब एंटीबायोटिक्स रिपीटेडली बार बार लेते रहेंगे तो इम्यून सिस्टम आपका बूस्ट तो होने से रहा, इम्यून सिस्टम आपका कोलैप्स कर जाएगा, यानी कि इम्यून सिस्टम आपका जो कुव्वत मुदाफ़ियत है वो तबाह हो जाएगी। तो फिर उस सूरत हाल में मेरा नहीं ख्याल कि कुछ हल निकलेगा। तो बेहतर ये है कि ओवर द काउंटर जो आम रूटीन पे हम ले लेते हैं, जी एक मिंटन ले आओ जी 500 मिलीग्राम वाली, सॉरी 500 मिलीग्राम तो नहीं होती इसमें, 625 मिलीग्राम वाली ले आए, गले की खराश है जी एंटीबायोटिक ले लें। अच्छा, मुझे पहले जनाब खांसी स्टार्ट हुई है, अब सांस भी रुक रहा है साथ में, अब जनाब मेरा गला बहुत दर्द करता है। अच्छा, फलाने अंकल ने कहा यार वो मैंने एक दफ़ा सिप्रोक्स लिया था, ये टैबलेट्स आती हैं 250 मिलीग्राम में, हाँ आप तीन बार ले लो दिन की तो आराम आ जाएगा। अच्छा, फिर किसी ने बता दिया कि यार पेशाब में जलन आ रही है, फलाने ने बता दिया अच्छा वो एजोमैक्स बड़ी अच्छी गोली है यार 500 मिलीग्राम वाली ना, आप फलाने मेडिकल स्टोर से जाके ले आओ। अच्छा, वो भी ले ली। इसके अलावा अच्छा ये इसलिए मैं कोट कर रहा हूँ, इसके अलावा जो एक बड़ी पिन पॉइंट चीज़ है या पेट में दर्द है, फ्लैजल ले लो। अच्छा, ये एक बड़ी मज़ेदार चीज़ है फ्लैजल, जिसका फार्मूला जो मेट्रोनिडाजोल है, मेट्रोनिडाजोल इसको केमिकल फॉर्म है इसकी,
یہ بھی ایک اینٹی بائیوٹک ہے. اور جو ڈاکٹرز صاحبان ان کو پتہ ہے کہ یہ بھی سرٹن کرائٹیریا ہوتا ہے, تبھی جا کے آپ نے میٹرونیڈازول پرسکرائب کرنی ہوتی ہے, فلیجل جسے ہم کہتے ہیں. اس کے برعکس انٹاکس پی بھی آتی ہے. تو یہ اچھا, تو یہ چیزیں ہیں جو آپ نے دیکھنی ہے کہ فلیجل بھی نہیں کہ مذاق میں ہی آپ کے پیٹ میں درد ہے تو آپ نے جناب فلیجل کھانا شروع کر دی, تو پتہ چلا کہ فلیجل اوور ڈوز ہوا ہے. تو وہ پھر ڈرگ ریزسٹنس اور اس طرح کی چیزیں جو کہ دوائی عمل کرنا جب چھوڑ دیتی ہے, آپ بار بار لیں گے تو اس کے خلاف ایک مستقل ڈھال بیکٹیریا جو ہے آپ کے جسم کے اندر بنا لے گا. یعنی کہ بیکٹیریا کل ہوتا ہے ایک خاص قسم کی ڈرگ سے, خاص قسم کی اینٹی بائیوٹک سے. جب آپ وہ ریپیٹڈلی لیں گے تو بیکٹیریا کو پتہ چل جائے گا یار بار بار یہ وہی خنجر, یہ وہی گولی اور وہی چیزیں استعمال کر رہا ہے, وہی زہر استعمال کر رہا ہے میرے اوپر اور بار بار میں مر رہا ہوں. تو وہ اپنے اوپر ایک ایسی شیٹ بنا لے گا, ایک ریزسٹنٹ شیلڈ بنا لے گا. جس طرح ہم اپنی گاڑی کے اوپر دھوپ جس جگہ ہوتی ہے تو اس کے اوپر ہم ایک شیلڈ لگا دیتے ہیں, گاڑی ہماری محفوظ رہتی ہے, اسی طرح بیکٹیریا اپنے اوپر شیلڈ بنا لے گا. تو بار بار جب وہ دوبارہ وہی دوائی استعمال کریں گے تو وہ اثر نہیں کرے گی, پھر آپ کو نئی ایک ڈرگ. اس کا حل یہی ہے, اور جیسے میں نے کامنلی جو ڈرگز آپ کو بتائیں کہ یہ ہم لیتے ہیں عام روٹین میں, تو پہلی بات ہے کہ ان کو آپ سٹاپ کریں. آلریڈی پینڈیمک سچویشن ہے تو اس میں اپنا امیون سسٹم بوسٹ کریں. کم از کم 4 سے 5 دن ویٹ کریں کہ جب آپ کی سچویشن بہت زیادہ ورس نہ ہو جائے تب آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں اور پھر آپ اینٹی بائیوٹک لیں. اس سے پہلے آپ ہربل ٹریٹمنٹ استعمال کریں. آپ پیراسیٹامول جو اوور دی کاؤنٹر ایزیلی ملتی ہے, پیناڈول جسے کہتے ہیں, تو وہ آپ یوز کرتے رہیں. اس سے امید ہے کہ 2-3 دن میں آپ کی جو یوزل قسم کی کولڈ ہے اور یہ چیزیں ہیں یہ آپ کی ختم ہو جائیں گی. ایک اور جو بنیادی چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم اکثر کھانسی اور ہمیں جو بخار ہوتا ہے یا کامن کولڈ جسے ہم کہتے ہیں, یہ بیسیکلی اکثر وائرل ہوتے ہیں. تو ان میں اگر آپ اینٹی بائیوٹک استعمال کریں گے تو وائرس کو وہ نہیں مارنے والی. تو اس طرح کی صورتحال میں آپ لازمی طور پہ پیراسیٹامول ہی استعمال کریں, کیونکہ اب ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی حل نہیں رہ گیا. اور پچھلے کئی سالوں سے جو ترقی یافتہ ملک ہیں وہ اینٹی بائیوٹک بہت کم جو ہے کچھ چیزیں ہوتی ہیں جب وہ واضح ہو جاتی ہیں پھر جا کے وہ اینٹی بائیوٹک پرسکرائب کرتے ہیں. جب بھی ڈاکٹر کے پاس جائیں, اگر وہ اینٹی بائیوٹک کا ٹیکا لگا رہا ہے, انجیکشن لگا رہا ہے, ڈرپ لگا رہا ہے, آپ ضرور پوچھیں اس سے, اور آپ اس سے پوچھیں کہ یار یہ مجھے کیوں لگا رہے ہو. اینٹی بائیوٹک ریزسٹنس کا لفظ آپ جب یوز کریں گے تو وہ ان کو پتا ہوگا یار اس بندے کو پتا ہے کہ کیوں ہم لگا رہے ہیں. تو ضرور آپ اپنے ڈاکٹر سے پوچھیں کہ ہمیں اینٹی بائیوٹک کی کیوں ضرورت ہے, ایڈورس ایفیکٹ یا سائیڈ ایفیکٹ اس کے کیا ہیں. اوور دی کاؤنٹر جو لوگ لے رہے ہیں ان کو بھی بتائیں یار کہ یہ آج آپ لے رہے ہو تو خدا نہ خواستہ 2-3 مہینے یا 6 مہینے یا سال بعد اگر آپ کے اوپر یہ اثر نہیں کرتی تو پھر آپ کو ہائی ڈوز کے اوپر جانا پڑے گا. تو کائنڈلی یہ ساری چیزیں دیکھیں, اور برائے مہربانی اب جب بھی اینٹی بائیوٹک لیں سوچ سمجھ کے لیں, اور پہلے کوشش کریں کہ اینٹی بائیوٹک کے بغیر ہی کام ٹھیک ہو جائے, آپ کی بیماری ٹھیک ہو جائے. اور میری یہ ویڈیو شیئر بھی کریں اور باقی لوگوں کو بھی بتائیں جن کو ابھی تک اینٹی بائیوٹک ریزسٹنس کے بارے میں نہیں پتا اور اینٹی بائیوٹکس کے سائیڈ ایفیکٹس کا نہیں پتا. تو امید کرتا ہوں آپ ان ساری چیزوں پہ عمل کریں گے. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.